अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्सुअल डिजीज है। उसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है? वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब हम बात करते हुए, कोई भी मेडिसिन होती है उसकी बात हम आराम से कर लेते हैं, बाकी आर्गन की बात हम आराम से कर लेते हैं, मगर सेक्सुअल आर्गन की बात करते हुए या उसके इन्फेक्शन की बात करते हुए हमें थोड़ी झिझक महसूस होती है, या हम उसको इतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं फैलाते हैं। और इसी बैक्टीरिया ने बहुत ज़्यादा डेथ कॉज़ किए हैं, और अगर हम इसकी अवेयरनेस फैलाते हैं और कोई इंसान इससे बचता है, तो डेफ़िनिटली ये एक बहुत बड़ी काबिश होगी। सो लेट्स ऑन मूव ऑन। ये एक बैक्टीरिया है, इसका कॉज़ जो होता है उसका नाम है टर्पीडर्मा। और टर्पीडर्मा इसका कॉज़ होता है, और इसका आईपी पीरियड यानी इन्फेक्शन लगने का जो हमें पीरियड होता है वो 3 वीक होते हैं। 3 वीक जो होते हैं उसके अंदर-अंदर हमें इसके सिम्पटम जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। जब भी हम किसी कंट्री में, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ में अगर हमें जाने का मौका मिलता है, तो हमारा एक एग्ज़ामिन होता है, और उस एग्ज़ामिन का यानी उस टेस्ट का नाम जो होता है वीडीआरएल टेस्ट कहलाता है वो। अगर वीडीआरएल टेस्ट जो है वो हमारा पॉज़िटिव आता है, तो फिर हमें उस मुल्क में जाने से रोक दिया जाता है। उसमें अर्बन कंट्रीज़ जो हैं वो भी शामिल है। वो ही जो टेस्ट है उसमें सिफिलिस है। सो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किस चीज़ से फैलता है? ये अनसेफ सेक्स से फैलता है, प्लेज़ेंटा से फैलता है, और उसके अलावा जो सिक्रीशंस होते हैं, जो अल्सरेशन के बाकियात होते हैं, उसकी वजह से फैलता है। अब इसके सबसे पहले तो हम सिम्पटम बयान करेंगे कि इसके सिम्पटम जो हैं वो 3 स्टेजेस में होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो चंकरी होता है। यानी सबसे पहला जो स्टेज होता है वो विजाइनल अल्सरेशन होता है, मगर पेनलेस होता है। अगर मेल या फीमेल के जेनिटल ऑर्गन पर अल्सरेशन होता है तो उसके बारे में कोई लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते, और ये बड़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। इसकी वजह से भी लोग इसका ज़्यादा इलाज नहीं कर पाते हैं, और ये ख़त्म भी खुद ब खुद होता है। इस वजह से भी लोग इतना ज़्यादा इसको बॉदर नहीं करते हैं। जो स्टेज 2 होता है, उसमें इन्फेक्शन इन द ब्लड जो है वो शुरू हो जाता है, यानी हमारा ब्लड जो होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और ब्लड जो है वो पूरे जिस्म में जब फैलता है तो इन्फेक्शन जो है वो पूरे बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। और इसका क्या नतीजा होता है, ये किस तरह के सिम्पटम पैदा होते हैं? हेयर फॉल शुरू हो जाता है, हमें जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, उसके अलावा जो कॉमन फ्लू होता है वो होना शुरू हो जाता है। तो ये इसका सेकंड स्टेज होता है। लोकली अल्सरेशन भी हमें हो सकता है। लोकली विजाइनल भी हो सकता है, और हमें कहीं भी जेनिटल ऑर्गन पर अल्सरेशन जो है ये भी हो सकता है, और बॉडी के किसी और पार्ट में भी हो सकता है। अगर कोई शख्स ब्लड डोनेट करता है और उसको पहले से सिफिलिस है, अगर वो हमें ब्लड उसने दे दिया है, तो जो ब्लड लेने वाला है उसको भी ये जो सिफिलिस बीमारी है वो हो जाएगी। अब वो जब बीमारी होगी तो उसका किस तरह के सिम्पटम आएँगे? वो हमें रैश होना शुरू हो जाएँगे बॉडी पे, या हमें जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को है कोई ब्लड के थ्रू हो रहा है तो वो भी ऐसा हो सकता है, और सेकंड स्टेज में जो अल्सरेशन है उसमें भी रैश पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जो इसका थर्ड स्टेज होता है वो उसमें तो काफ़ी साल लग जाते हैं, यानी 10 साल से 40 साल तक का जो वक़्फ़ा है वो दरकार होता है। वो इम्यून पावर पर होता है। अगर आपका इम्यून पावर बहुत अच्छा है तो फिर तो आप इसको काफ़ी लंबे अरसे तक लेकर जा सकते हैं। अगर आपका इम्यून पावर लो है या वीक है तो फिर आप 10 साल में ही इससे जो थर्ड स्टेज है वो आ सकता है। मगर एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप 40 साल तक उसमें जो है आपको कॉज़ किया हुआ है या सेकंड स्टेज में है, तो जो आपका बेबी होता है प्लेज़ेंटा के थ्रू या मेल के थ्रू हमारे बेबी में भी जा सकता है, जो बच्चा होता है उसमें भी जा सकता है। इसलिए सिफिलिस जो है वो कॉज़ कर रहा है जेनेटल भी, यानी वो जेनेटिक भी सॉरी कॉज़ कर रहा है। हनीमन ने हमेशा से कहा था कि ये मौरूसी बीमारियाँ हैं। मगर आज जदीद साइंस जो है वो भी ये कह रही है कि सिफिलिस जो होता है वो
जेनेटिक भी होता है और मेन कॉज जो होता है ट्रांसमिटेड होता है। और ये बात अब साबित हो गई, जदीद साइंस में भी, एमबीबीएस में भी यही पढ़ा रहे हैं और जो एफएससी स्टूडेंट है उनको भी यही पढ़ाया जा रहा है टॉपिक, कि सिफिलिस जो होता है वो जेनेटिक होता है, जो ट्रांसमिटेड होता है। सबसे पहले क्या होगा, जो थर्ड स्टेज होगी, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, आपके ब्रेन के जो अफ़आल हैं वो कम होना शुरू हो जाएँगे, आपकी मेमोरी लॉस्ट होना शुरू हो जाएगी। और एक और है कि ख़ास तौर पर जो हमारे अंधापन की बीमारी होती है, वो कॉज़ कर जाएगी। अगर आप थर्ड स्टेज पे जाते हैं, सिफिलिस का थर्ड स्टेज जो है वो आपको अंधा भी कर सकता है। और एंडोकार्डाइटिस जो है यानी दिल के बाल तक ये पहुँच सकता है और उसको डैमेज कर सकता है। ख़ास तौर पर डेफनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। डेफनेस यानी बहरापन जो है वो भी कॉज़ कर सकता है। इसका जब थर्ड स्टेज होता है सिफिलिस का, उसमें। अब होम्योपैथी में इसकी मेडिकेशन बहुत ही अच्छी है। अगर आपका फर्स्ट स्टेज है, यानी फर्स्ट स्टेज में आपको फ़ील हो रहा है कि अल्सरेशन जो है वो रिप्रोडक्टिव जो हमारे ऑर्गन्स हैं वहाँ पे हो रहा है, या हमें जेनिटल ऑर्गन पर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सल्फर 6 एक्स लेंगे और वो जो पहली स्टेज है उसी को ख़त्म कर देंगे, तो सेकंड स्टेज तक नहीं आएगा। अब अगर हमने पहली में भूल हो गई और दूसरा स्टेज आ गया, उसमें हेयर फॉल शुरू हो गया, फ्लू शुरू हो गया या हमें फीवर रहने लगा। फीवर तो ऑलमोस्ट सभी बीमारियों में होता है। जितनी भी जो बैक्टीरियल डिज़ीज़ होती हैं या वायरल डिज़ीज़ होती हैं उसमें ये ज़रूर होता है। मगर जो हेयर फॉल है, तो अगर आपको ऐसा हो रहा है और आप सेकंड स्टेज ऑफ सिफिलिस हैं, तो आप बहुत ही आराम से फास्फोरस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, फास्फोरस 200, तो आपके बाल जो हैं दोबारा आना शुरू हो जाएँगे और सेकंड स्टेज जो है यहीं से आप रिवर्स हो सकते हैं। जो आप अगर थर्ड स्टेज है उसमें डेफनेस अगर हो गया है या ऐसा-ऐसा होना शुरू हुआ, अगर आप डैमेज स्टेज पर चले गए हैं, फिर तो रिवर्स होना मुश्किल है। अगर आपको अभी फ़ील हो रहा है कि सेकंड टू थर्ड आप जा रहे हैं, थर्ड अभी पहुँचे नहीं हैं, फिर आप ट्यूबरकुलोनम भी ले सकते हैं। सिफलिनियम जो है, जो इसी के मवाद को उठाकर मेडिसिन यानी नसोड़ तैयार किया जाता है, तो उससे भी ये बीमारी जो है वो ठीक हो सकती है। उसके अलावा थूजा 200 ले सकते हैं। थूजा 200 जो है वो भी स्किन इरप्शन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, अल्सरेशन के लिए बहुत है, एज़ेजुरेशन अनवांटेड एज़ेजुरेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को स्टूडेंट्स में से इसकी समझ ना आई हो, तो प्लीज़ आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो होम्योपैथी लवर हैं, अगर उन लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।